स्टार्ट करते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में बहुत बच्चे डाउट्स में रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान टॉपिक है। बहुत ही आसान टॉपिक है अगर आप तरीके से समझने की कोशिश करो तो, है ना। आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, देखिएगा क्या होता है। व्हाट इज़ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो उल्टा का मतलब ये नहीं कि जैसे आप रेसिप्रोकल समझते हो कि 2/3 है तो आप 3/2 कर दो, इसका रेसिप्रोकल नहीं समझना है। इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे फंक्शन में आपका क्या होता है कि जो x का काम करता है वो y का काम करने लगेगा, और जो y का काम करता है वो x का काम करने लगेगा। इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। जैसे कि मान के चलिए, बस आप धीरे धीरे समझते जाइएगा और आपको इनवर्स फंक्शन बहुत इजीली निकालने आ जाएगा। देखिएगा क्या है। मान लीजिए कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है फ्रॉम ए टू बी एग्जिस्ट करता है, तो ये ए क्या कहलाता है? डोमेन आपका कहलाता है, और बी क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। बढ़िया है। अब अगर इसी फंक्शन का हमको इनवर्स निकालना है तो वो जो इनवर्स फंक्शन होगा वो उल्टा हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि g इसका इनवर्स है तो वो होगा b टू a डिफाइंड, वो होगा b टू a डिफाइंड। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है उसमें a डोमेन था और b कोडोमेन था। अब g फंक्शन होगा तो वो b टू a डिफाइंड होगा। तो क्या तुम सोच के देखो कि क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि अगर a टू b फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो क्या हमेशा g b टू a डिफाइंड हो ही जाएगा? मतलब क्या ये एक फंक्शन होगा ही होगा? ये अगर फंक्शन है मान लो a टू b, तो क्या g जो है b टू a हमेशा एक फंक्शन होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कि किसी भी फंक्शन का हमेशा इन्वर्स एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। अब कहोगे कैसे नहीं है? अगर a टू b डिफाइंड है तो b टू a भी तो डिफाइंड हो ही सकता है। हम बोलेंगे ना, अगर तुम फंक्शन तरीके से पढ़े हुए हो तो दो केसेस देखो। एक ये केसेस, जैसे मान लो ये a है, b है, c है, a के एलिमेंट्स, और मान लो b के अंदर मान लो l है, m है, n है, मान लो p है, 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हम बोले कि f डिफाइंड हो रहा है a टू b, तो a टू b मान लो a जो है एसोसिएट हो रहा है l से, b जो है एसोसिएट हो रहा है m से, c जो एसोसिएट हो रहा है n से, p बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन होगा। क्योंकि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट a इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ b, तो इसका ईच एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सन है और ये फादर है, तो इसका अगर कोई एलिमेंट बच गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा पुत्र जिसका कोई पिता नहीं है। अभी क्या है कि a पुत्र का l पिता है, b पुत्र का m पिता है, c पुत्र का n पिता है, और p ऐसा पिता है जिसका कोई भी पुत्र नहीं है। देयर आर नो चाइल्ड ऑफ p फादर। लेकिन अगर उलट के देखो इसको, मतलब एक फंक्शन g बनाने का कोशिश करो जो b टू a डिफाइंड होगा। याद रखना, जो x का काम करता है वो y का काम करेगा, जो y का काम करता है वो x का काम करेगा। मतलब अगर आप कह रहे हो कि x का वैल्यू आप a डालने पे l मिल रहा है, तो उस फंक्शन में अगर ये जो g एक फंक्शन है उसमें अगर x के जगह पे l डालोगे तो वो a मिलेगा। ये बात का ध्यान रखोगे। ऐसे ही होता है इन्वर्स, उल्टा, है ना, कि x जो डालने पे अगर y मिल रहा है तो उधर वाले में y डालने पे x मिल जाएगा। बढ़िया है। तो ये हमारा g फंक्शन है, और अगर देखो यहाँ b डालने से m मिल रहा है अगर, तो ये एक्चुअली b टू a है ना, तो इधर a का सेट बनेगा, इधर b का, तो l m n और p कर लो, और इधर a b c कर लो। तो हम क्या बोले कि अगर x का वैल्यू fx में अगर x का वैल्यू b डाल रहे हैं तो m मिल रहा है, तो उधर वाले g फंक्शन में x का वैल्यू m डालने पे क्या मिलना चाहिए? वापस से b मिलना चाहिए। बढ़िया है, मिला। n का क्या मिलेगा? c मिलेगा, और p बेचारा खाली रह जाएगा। अब एक्चुअली g भी तो एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए इसका ईच एलिमेंट उधर के ईच एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। जबकि ये जो p बच्चा है ऐसा है जिसके कोई पिता नहीं है। दुनिया में कैसे आया? ऐसा बच्चा नहीं पॉसिबल है ना।
दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज रिलेशन। तो इनवर्स निकाल देंगे, लेकिन दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा। ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे अगर बोलें कि जी ऑफ पी क्या है तो वो फाई है, क्योंकि जी ऑफ पी आएगा ही नहीं, किसी से एसोसिएट ही नहीं है। जबकि यहाँ पीछे कि जी ऑफ एल क्या है तो वो होगा ए। हम पूछे जी ऑफ एम क्या है तो वो एम होगा बी। हम पूछे जी ऑफ एन क्या है तो वो होगा सी। जबकि यहाँ पे हम अगर पूछे कि एफ ऑफ ए क्या होगा तो वो एल से एसोसिएट है, एफ ऑफ बी क्या होगा तो वो एम से एसोसिएट है, और एफ ऑफ सी क्या होगा तो वो एन से एसोसिएट है। समझ में आना चाहिए ये बात, बढ़िया है। तो क्या ज़रूरी है कि हमेशा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? तो ये क्या था, इसको ध्यान रखो कि अगर बी के एलिमेंट कोई ना कोई बच गया है, कोई ना कोई बच गया है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ज़रा सोचो कि बी का एलिमेंट बच अगर जाता है तो इस फंक्शन को एक नाम दिया जाता है, और वो नाम है प्यारा सा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, क्योंकि अगर कोडोमेन ज़्यादा हो जाए रेंज से, मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बच जाए, एसोसिएट ना हो, तो उसे हम लोग इनटू फंक्शन नाम देते हैं। तो अगर इनटू फंक्शन रहेगा देन एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बड़ा सा नोट करके लिख लेना, डज नॉट एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज इनटू देन एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एक और केस है जिसमें फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो केस अब बनाने जा रहे हैं, देखोगे। ओके, प्रिंट कर लो इसको पहले। चलो मान लेते हैं कि फंक्शन मेरा मेनी वन था, ये एफ जो था वो मेनी वन था। मेनी वन कब होता है? जैसे मान लो कि ये ए है, और ये मान लो कि बी है, और मान लो ये ए है, बी है, सी है ना, और इधर एल है, एम है, बस यही मान के चलो एल एम है। ए भी एल से एसोसिएट हो गया, और बी भी एल से एसोसिएट हो गया, और सी एम से एसोसिएट हो गया। तो दिस इज़ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन मतलब इधर से ज़्यादा से रे निकला और इधर एक में जाके मिला। तो ऐसा संभव है, दो सन है ना, सन नंबर ए, सन नंबर बी, उसके एक ही पिता है। तो ऐसा संभव है, एक पिता के दो पुत्र, है ना। इधर से दो ए रे नहीं निकल सकता, इधर से दो रे, क्योंकि इधर से दो रे निकला, इधर से दो रे निकल के एक में दो रे निकल के दो, एक से अगर दो रो निकल गया, सॉरी, एक से अगर दो रे निकल गया तो एक पिता के दो पित्र हो जाएंगे, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन है लेकिन मेनी वन है। अब ज़रा सोचो कि इसको उलट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, उलट के देख लो फिर, है ना। हम आराम से समझेंगे, घबरा के एकदम नहीं, है ना, एकदम घबराना नहीं है, एकदम नहीं। ए बी सी। अब जो है आपको मालूम है कि इन्वर्स अगर फंक्शन है, जी मान के चलिए कि जी जो है वो एफ का इन्वर्स है, तो अगर ए एल से एसोसिएट हुआ तो अगर एल डालोगे उधर वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे, तो वो वैल्यू ए देगा, क्योंकि हमको मालूम है कि एक्स डालने से वाई मिला है, तो उधर वाई डालने से एक्स मिलेगा। तो ये एसोसिएट हो गया। फिर बी एल से, बी जो है वो एल से ही, तो बी को भी हमको एल से भी एसोसिएट करना होगा। एम जो है वो सी से, तो ठीक है, एम जो है वो सी से। लेकिन अब देखो ज़रा, कहानी बदल गई कि जी भी एक फंक्शन था। आप मान रहे थे ना कि जी इज़ अ इन्वर्स फंक्शन, तो दिस इज़ फंक्शन। तो अगर फंक्शन है तो ये फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को बर्बाद नहीं करेगा। फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इधर का ईच एलिमेंट उधर के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा, जबकि इसका एल एलिमेंट दो नंबर से एसोसिएट हो गया। तो ऐसा सन जिनके दो फादर हो गए। तो यहाँ भी नोट करके लिख लोगे कि मेनी वन फंक्शन नॉट इन्वर्टिबल, नोट करके लिख लोगे मेनी वन फंक्शन नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन था, वो इन्वर्टिबल नहीं था। तो दो चीज़ें आप यहाँ से सीखे कि अगर फंक्शन मेनी वन रहा तो भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, और फंक्शन इनटू रहा तो भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। मतलब फंक्शन को ऑन टू भी होना होगा और साथ ही साथ
1 1 भी होना होगा। मतलब इम्पोर्टेंट नोट करके लिखोगे, इम्पोर्टेंट नोट, इफ y बराबर fx देन f इनवर्स एग्जिस्ट only when fx y is equal to fx is 1 1 1 1 on to फंक्शन। और आप याद रख लेना कि 1 1 on to फंक्शन अगर एक साथ हो, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि बाइजेक्टिव हो या बाइजेक्शन हो, बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब अगर y बराबर fx जो फंक्शन है हमारा, अगर 1 1 ऑन टू हो यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो, बाइजेक्शन हो उसका, तब जो है हमारा फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और निकालने का तरीका हम सीख लेंगे, कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। कि अगर y तुमको बोलेगा कि अगर ये y इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आप उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालिए, जो इन्वर्स फंक्शन आएगा, जो भी आएगा वो इन्वर्स फंक्शन आप निकालिए। तो उस समय निकालने का तरीका सीखेंगे। लेकिन आप पहले ये समझ लो कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो फंक्शन 1 1 भी हो एंड n2 भी हो, मतलब सॉरी ऑन टू भी हो। में 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी का होना जरूरी है, कोई भी एक फेल कर जाएगा तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। ओके, आई होप कि ज़्यादा समझ गए। अब आते हैं हम लोग एक और तरीका से इन्वर्टिबल फंक्शन को देखने चलेंगे। एक तो ये हो गया, एक और तरीका से। चलिए पहले हम लोग 1 मिनट में जो पहले पढ़े हैं अभी उसको कवर करते हैं, फिर दूसरा डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, है ना। डिफिनीशन क्या है, जो अभी हम जो चीज़ पढ़े हैं वही चीज़ अब लिखे हैं, है ना, बढ़िया से एक्चुअली, कि ताकि आपका एक फेयर कॉपी भी बन जाए। डिफिनीशन, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बी अ बाइजेक्शन, मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए इस एफ को। देन फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए, देन फंक्शन, एक फंक्शन आया जी फंक्शन जो बी टू ए डिफाइंड है, मतलब उल्टा बी टू ए, विच एसोसिएट्स each element of y belonging to b to a unique element x belonging to a, है ना। मतलब अगर हम y का वैल्यू b में से लेते हैं और उसको एसोसिएट करते हैं तो वो यूनिक एलिमेंट से जुड़े x के, जो x होता है हमारा, x एलिमेंट a से चुनते हो, उसका एलिमेंट से वो यूनिक से जुड़े, मतलब एक से जुड़ा हो और कोई भी दोनों में से बचे भी नहीं, दोनों का दोनों, जैसे ए फंक्शन बी फंक्शन एक से जुड़ा हो और कोई में से कोई भी एक दूसरे से बचे भी नहीं, मतलब सब जुड़ा हुआ हो और एक से जुड़ा हुआ हो, सच दैट कि एफ एक्स बराबर वाई मिले, इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, है ना। अगर आप 1 मिनट, ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर मान लीजिए x डालने पे f में, है ना, f में अगर x डाल रहे हैं तो वो y मिल रहा है, तो उसका उल्टा हम क्या सोचेंगे कि हमारा g एक फंक्शन था, तो g में अगर हम y डालेंगे तो x मिलेगा, है ना। अगर y बराबर fx एक फंक्शन है तो यहाँ पे x डाले तो y मिला, तो अगर हम g वाले फंक्शन में y का वैल्यू डालेंगे, उल्टा डालेंगे, मतलब जहाँ x डालना चाहिए अगर y डालेंगे तो वो x का वैल्यू देगा, है ना। फिर बोला गया कि द इनवर्स ऑफ f जनरली डिनोटेड बाई f के ऊपर -1, लेकिन इसको f का पावर -1 मत पढ़ना, क्योंकि f का पावर -1 का मतलब तुम लिखते हो 1/fb, जो कि इनवर्स फंक्शन में सही नहीं है। f इनवर्स को 1/f नहीं लिख सकते हैं, f इनवर्स सिंपली f इनवर्स की तरह रहेगा, उसको रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते हैं। द इनवर्स ऑफ f जनरली डिनोटेड बाई f इनवर्स इफ function from a to b is called bijection, is a bisection, then f inverse b to a, बोले ना a to b है तो f inverse क्या होगा, वो b to a होगा। It's such that कि अगर fx जो है वो y दे रहा है
तो एफ इनवर्स में अगर हम ये वाई डालेंगे, जैसे हमारा एफ इनवर्स भी फंक्शन होगा जो यहाँ पे जी का काम कर रहा है, तो अगर जी को हम एफ इनवर्स लिखे हैं, जी हमारा, तो वहाँ पे अगर x डालने पे y मिला है तो यहाँ पे y डालेंगे तो वो x दे देगा। और भी डिटेल से हम लोग समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। अभी एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो है डेफिनेशन नंबर 2 देखिए इनवर्स फंक्शन का। कह रहा है कि लेट, मान लीजिए कि एक फंक्शन f है जो a टू b डिफाइंड है, फ्रॉम a टू b डिफाइंड है, मतलब डोमेन आपका a है, को डोमेन आपका b है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, अगर, कहा बोला है, अगर एग्जिस्ट करता है एक फंक्शन g फ्रॉम b टू a, उल्टा हुआ ना, b टू a, सच दैट, कुछ कहानी होना चाहिए, खाली जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए कि b टू a हो जाए, सच दैट कि GOF इज इक्वल टू आइडेंटिकल फंक्शन इन a। तो आइडेंटिकल फंक्शन इन a मतलब f जो फंक्शन है उसका डोमेन होगा आइडेंटिकल फंक्शन का। एंड फॉग, अगर फॉग फंक्शन लिया जाए FOGX, तो वो आइडेंटिकल फंक्शन इन b है। आपको भी पता है कि गॉफ को IA क्यों बोला गया और फॉग को IB क्यों बोला गया, आपको बता देते हैं। देखो, ये एक्चुअली होता है GOF, मतलब कि G ऑफ FX। तो जब भी तुम डोमेन डालोगे वो f का डोमेन पड़ेगा। यहाँ पे सोच के देखो, fx है ना, तो x का ही डोमेन डाल सकते हो क्योंकि g का डोमेन तो g में पड़ता है। तो f का डोमेन जब डालेंगे तो f का डोमेन क्या है, यही ना फंक्शन f है, तो उसका डोमेन a है, सही है। तो इसीलिए ये जो गॉफ फंक्शन आएगा वो आइडेंटिकल फंक्शन आएगा। और आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या, x का वैल्यू जो डालेंगे y का वही वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाँ, f का फंक्शन का तुम्हें क्या मिलेगा, x का वैल्यू a से लेंगे तो डोमेन आपका a का ही डालना पड़ेगा। और अगर आपसे हम बोले कि फॉग फंक्शन, फॉग FOG, वो IB है, मतलब आप देखो ध्यान से, f ऑफ gx है, तो f ऑफ gx है, तो ज़रा सोचो, ये जो डोमेन लेगा ये फंक्शन, वो gx का डोमेन लेगा। और gx का डोमेन क्या है, तो gx का डोमेन है b, है ना। तो इसीलिए ये जो आइडेंटिकल फंक्शन आएगा वो IB आएगा। और हम बोले थे कि आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो x डालोगे वही y आएगा। मतलब आइडेंटिकल फंक्शन तभी कहते हैं जो आप इनपुट करो वही आउटपुट आ जाए। जैसे y बराबर x को ही तो आइडेंटिकल फंक्शन कहते हैं। तो x बराबर 2 डालेंगे तो y भी 2 ही मिलेगा, x बराबर 3 डालेंगे तो y भी 3 ही मिलेगा। मतलब जो आप x डालोगे वही y मिल जाएगा। तो अगर एक फंक्शन a टू b डिफाइन किया गया और अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है b टू a, जो कि इस नियम का पालन कर रहा है कि g ऑफ fx भी आइडेंटिकल फंक्शन आ रहा है और फॉग फंक्शन भी आइडेंटिकल फंक्शन आ रहा है, बस अगर ऐसा हो रहा है देन f इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन एंड g इज द इनवर्स ऑफ x। तो अगर ऐसा है तो f को हम बोलेंगे कि दिस इज इन्वर्टिबल फंक्शन। f जो फंक्शन था हमारा इन्वर्टिबल है और जो g फंक्शन आया है इस g फंक्शन को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ x। और वी राइट f इनवर्स इज इक्वल टू g, है ना। मतलब g जो फंक्शन है वही हमारा f इनवर्स है। उल्टा भी सही है। एक बात याद रखना कि अगर f इनवर्स g जो है अगर f का इनवर्स है तो f का इनवर्स g है मान के चलो, तो g का इनवर्स लोगे तो फिर वापस से f आएगा, है ना। मतलब अगर f का इनवर्स f इनवर्स है तो f इनवर्स का फिर से इनवर्स लोगे तो वो f आ जाएगा, है ना। ये बात का अब इस चीज़ को हम दिखाते हैं तुम्हें प्रूफ करके कि आखिर कैसे, है ना। आपको प्रूफ करके दिखाते हैं मैथमेटिकली, तब जाके और ज़्यादा फील आएगा। अब चलिए, मान लीजिए कि जो फंक्शन f था उसके a के अंदर 3 एलिमेंट थे, एलिमेंट नंबर a, b एंड c, जो कि b से एसोसिएट थे, a l से, b m से और c n से। तो आपको बोला गया है कि g जो फंक्शन है वो b टू a से एसोसिएट होगा, है ना। सच दैट कि गॉफ जो है वो आइडेंटिकल फंक्शन होगा और फॉग भी आइडेंटिकल फंक्शन होगा। तो देखो कैसे आइडेंटिकल फंक्शन होता है। आपको अभी अभी बताया कि इनवर्स फंक्शन में अगर a
एफ जो है वो ए से बी से एसोसिएट है, तो जो इन्वर्स फंक्शन है वो बी ए से एसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हम ए सेट बनाएंगे। तो ए सेट अगर एक बार आपने लिख दिया ए बी सी एक क्वेश्चन के लिए, तो हमेशा उस क्वेश्चन के लिए ए सेट सेम रहेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन में आप सेट बदल सकते हो। चलो अब अगर ए से एक एफ में ए डालने से एल मिला है, तो जी में एल डालने से ए मिलेगा। उल्टा होता है ना, बी अगर एम मिला है तो एम से बी मिलेगा, तो एम से बी मिला। ए सी से एन मिला है तो एन से सी मिलेगा। ये हो गया। अब तुम जरा देखो निकाल के इस फंक्शन से सच दैट का मतलब क्या होता है कि अगर गॉफ निकालोगे तो वो आइडेंटिकल फंक्शन आएगा। आप निकाल के देखो। तो गॉफ फंक्शन क्या होता है? तो गॉफ जो फंक्शन होता है वो होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अब x के जगह पे हम फाइनली a में से डालेंगे, a सेट में से, क्योंकि वो एफ एक्स है। तो अगर हम a डालेंगे यहाँ पे x बराबर a, तो ये बनेगा g ऑफ f ऑफ a। g ऑफ, चलो ना ये भी डालते, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर f ऑफ a का वैल्यू देखें तो f ऑफ a जो है वो l दे रहा है, मतलब g के अंदर f ऑफ a का वैल्यू l आया, और g ऑफ l क्या दिया? वापिस से g ऑफ l a ही दिया ना। हम भी तो यही बोल रहे थे, जो डालोगे वही मिलेगा। x का वैल्यू डाले इस फंक्शन में और g ऑफ एफ एक्स भी a ही दिया, तो हुआ ना आइडेंटिकल फंक्शन। अगर आप b डालोगे, g ऑफ f ऑफ b डालोगे, तो f ऑफ b का वैल्यू क्या आएगा जरा बताओ। तो फंक्शन का b पे वैल्यू m आ रहा है, तो यहाँ पे m, तो g ऑफ m क्या आएगा? तो g ऑफ m देखो फिर से वापस से भी आया, मतलब आपने x का वैल्यू b डाला तो y भी फिर से b ही आया। ये जो फंक्शन आफ्टर ऑल फाइनल वैल्यू दिया। अब ए बी सी कहाँ से आ रहा है? अगर f ऑफ c डाल रहे हो तो ये g ऑफ n आएगा, क्योंकि एफ सी का वैल्यू n है। अब वापस से ये वैल्यू आपका c ही हो जाएगा, क्योंकि g ऑफ n c से एसोसिएट हुआ। अब जो g ऑफ एफ एक्स आया वो ए बी सी आया, और ए बी सी सेट ए के अंदर था, तो जो g ऑफ एफ एक्स है वो एक्चुअल में x आया, क्योंकि जो हम डाले वही वैल्यू आया, और x आया, और साथ ही साथ ये एक्चुअली आइडेंटिकल फंक्शन है, क्योंकि है ना, कोई भी ये एक फंक्शन है y ना, ये एक नया फंक्शन होता है और ये होता है y। तो y बराबर x आया और वो आइडेंटिकल इन a आया। क्यों? क्योंकि g ऑफ एफ एक्स था। तो आपको बताया भी गया था कि गॉफ जो है वो आइडेंटिकल फंक्शन इन a आएगा, क्योंकि a b c जो है a सेट के अंदर ही आ रहा है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब ज़रा हम निकाल के देखते हैं इसमें फॉग, उसको मिटाते हैं फिर लिख के दिखाते हैं आपको। चलिए अब हम निकालते हैं एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आप x का वैल्यू g में से आप डालोगे ना, तो g में से डालोगे तो g का डोमेन एल एम एन है, तो मान लो x का वैल्यू आप l डालते हो, तो ये क्या बनेगा? f ऑफ g ऑफ l। अब g ऑफ l का वैल्यू क्या है? तो g ऑफ l का वैल्यू a है, तो इसका मतलब f के अंदर जो g ऑफ l का वैल्यू आया वो आया a। अब f ऑफ a का वैल्यू क्या है? तो f के डोमेन में आके देखो कि a पे वो क्या दिया? l दिया। इसका मतलब f ऑफ a जो है वो l आया, मतलब आपने x का वैल्यू फाइनली इसमें शुरू में आपने l डाला था और आफ्टर ऑल वैल्यू वापस से l ही आया, मतलब ये आइडेंटिकल फंक्शन था, जो x डाले वही y आ रहा है। फिर वापस से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू m डालते हैं, क्योंकि m ही डाल भी सकते हैं क्योंकि g का डोमेन एल एम एन है। तो अब डालते हैं, तो f ऑफ क्या बनेगा ये, है ना, x का वैल्यू अगर हम m डालेंगे तो f ऑफ g ऑफ m बनेगा। और g ऑफ m क्या आएगा ज़रा देखो, तो g ऑफ m जो है वो आएगा b, क्योंकि g का m पे वैल्यू b आ रहा है, तो ये f ऑफ b। अब f का b पे वैल्यू क्या आ रहा है, तो f का b पे वैल्यू फिर से वापस से m। तो आप देखो ध्यान से, x का वैल्यू आपने m डाला तो y का वैल्यू m ही आया। उसी तरह से अगर आप x का वैल्यू n डालोगे तो ये f ऑफ g ऑफ n पड़ेगा, और फिर इसका वैल्यू f ऑफ g ऑफ n जो होगा वो आपका आएगा वापस से क्या, c, और f ऑफ c जो होगा वो वापस से आ जाएगा n,
है ना, क्योंकि f का c पे वैल्यू वापस से है, तो मतलब दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिकल फंक्शन। जो इनपुट डाला गया वही आउटपुट आया, तो आइडेंटिकल फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाई कि f और g fog इज इक्वल टू x एंड दिस इज आइडेंटिकल इन सेट b। क्यों? क्योंकि अभी आया हुआ है आपका LMN, और LMN जो आया हुआ है वो b का आइडेंटिकल फंक्शन है ना। तो ये प्रूफ हो गया ये चीज़। तो अगर ये चीज़ भी होता है तो आप देख रहे होंगे कि ये 1 से 1 से एसोसिएट हुआ, 1 से 1 एसोसिएट हुआ, 1 से 1 एसोसिएट हुआ, कोई भी खाली नहीं रहा, या 2 का एलिमेंट 1 से नहीं जुड़ा, तो मेनी वन फंक्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये केस अगर भी होता है तो भी फंक्शन हमारा f जो होता है वो 1 1 ऑन 2 होता है, और हमको मालूम है कि 1 1 ऑन 2 होगा तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। निकालने का तरीका हम पहले भी बोले थे कि अभी सीखेंगे कि कैसे इनवर्स निकाला जाता है। बहुत आसान है निकालना, कुछ नहीं करना है, x को y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो और उसको सॉल्व कर दो। बताएंगे कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखो, 2 तरीका से हम क्वेश्चन को सीखे। एक तो हम ये सीखे कि अगर हमको चेक करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो उसको चेक करने का 2 तरीका है। एक है कि आप पहले से चेक कर लो कि 1 1 और ऑन 2 फंक्शन है, या फिर आपको fx दिया रहेगा, gx दिया रहेगा, आप गॉफ निकालो और फॉग निकालो, दोनों को देखो कि वो आइडेंटिकल फंक्शन आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों आइडेंटिकल फंक्शन आ रहा है, फॉग भी और गॉफ भी, तो इसका मतलब f जो फंक्शन था वो g का इन्वर्स था, और g जो फंक्शन था वो f का इन्वर्स था। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होगा। तो दोनों तरीका से हम लोग सीख लिए। अब सीखते हैं कि कैसे हम लोग इन्वर्स फंक्शन को निकालते हैं यदि दिया जाता है तो। ये तो बस चेक करने का तरीका है कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, निकाले अभी नहीं है। ये भी हो सकता है कि एक फंक्शन दे दे और वो 1 1 में नहीं, 1 1 ऑन 2 हो, 1 1 ऑन 2 होने के बाद उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो नहीं दे आपको, वो अभी निकालना हो आपको। तो आप कैसे निकालोगे, दिस इज़ द क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर से। ओके, कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए तो आपका अगला हेडिंग है हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन इफ एग्जिस्ट। यहाँ पे लिख लेना पहले, इफ एग्जिस्ट। देखो, आधा काम इनवर्स निकालना बहुत आसान है, लेकिन इनवर्स को पहचानना मतलब कि ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा, इस चीज़ को पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये आपको पता होना चाहिए कैसे पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है? अगर आप फंक्शन को चेक कर पा रहे हो कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 फंक्शन है, तो बस हो गया, उसका इन्वर्ट एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स निकालना आसान है, हम पहले भी बोले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपको इसमें देना चाहिए कि आप कैसे 1 1 फंक्शन और इनटू फंक्शन को चेक करते हो। और इसको चेक करने का तरीका बहुत अच्छा से बताए हुए हैं, आप वीडियोस पहले का देख सकते हो कि हाउ टू चेक 1 1 फंक्शन, हाउ टू चेक इनटू फंक्शन, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो मान लीजिए कि y बराबर f ऑफ x है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता है। तो अगर y बराबर f ऑफ x है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। फाइंड इन्वर्स ऑफ, लिख लो, फाइंड इन्वर्स ऑफ, इन्वर्स, चलो बढ़िया से लिख देते हैं, फाइंड इन्वर्स ऑफ y is equal to fx, then replace y by x and x by, मतलब ऐसे कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। x और y को इंटरचेंज कर लो, मतलब यहाँ जो y लिखा है उसको x कर लो, और यहाँ जहाँ जहाँ फंक्शन में x लिखा है उसे y कर लो, तो f ऑफ y, ठीक है। अब फाइनली जब इसको आप सॉल्व करना शुरू करो, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर पूरी तरह से, जैसे हम y को x लिखे और x को y लिखे, तो इसको सॉल्व करके फाइनली हमको क्या करना है, यहाँ का जो y है वो निकाल लेना है, यहाँ वाला जो y है वो निकाल लेना है एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ज़रा सोचो कि ये y बराबर क्या आएगा, जो भी आएगा ये y, उसी को हम इन्वर्स बोलेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जब इसको आप सॉल्व करते हो
तो सॉल्व होगा, और ये f इधर जब आता है तो वो f इन्वर्स कहलाता है ना, ऐसे बोला जाता है ना, कि y बराबर क्या हो जाएगा, f इधर जाएगा तो f इन्वर्स कहलाएगा। तो y इज इक्वल टू f ऑफ f इन्वर्स x निकल जाएगा कब, और जब ये y बराबर f इन्वर्स निकल गया तो आपका कहानी बन गई। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप जानते ही हैं y बराबर f में y को x से और x को y से रिप्लेस कर देना है। अब ये जो y आएगा हमारा सॉल्व करते करते अकेला कर देना है y को, और y बराबर ये सारा का सारा इधर फेंक देना है। तो ये जो आएगा x में एक फंक्शन, ये इस y का इन्वर्स कहलाएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को करके देखते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर करके आपको बताते हैं। चलिए देखिए, आपका एक्सरसाइज 2C RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि लेट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R टू R, मतलब इसका डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन कोडोमेन इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है वो 2x माइनस है ना 7 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 7 बी एन इन्वर्टिबल, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, देन फाइंड f इन्वर्स। तो अगर इन्वर्टिबल बोल दिया तो है इन्वर्टिबल, नहीं तो आपको पहले चेक करना पड़ता और फिर इन्वर्स फंक्शन निकालना पड़ता। तो इन्होंने बोला कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो आप इन्वर्स को निकालिए, फाइंड f इन्वर्स x। तो हम क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे सबसे पहले। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। अब हम क्या बोले थे कि x को रिप्लेस कर दीजिए y से और y को x से। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, यहाँ पे आपका x नज़र आएगा और यहाँ पे आपका y नज़र आएगा। तो 2y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। हमने क्या बोला था कि इस y को निकालना है तो ये f वाला जो रूल है वो इधर भेजना पड़ेगा। इसका मतलब y को सिंपली आप ये समझ लीजिए कि अकेला करना है। नया वाला जो y आया, वही नया वाला y जो एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा वो उस फंक्शन का इन्वर्स कहलाएगा, है ना। क्योंकि आप भी जानते हो कि इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन का कोडोमेन होता है, कोडोमेन का डोमेन होता है। तो यहाँ पे आप कोडोमेन ना कह के रेंज कहो ना, रेंज कहो। फंक्शन a का जो रेंज है, फंक्शन a का जो रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता है, और इन्वर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वो हमारे f फंक्शन का डोमेन हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोडोमेन और रेंज बराबर ही तो है, 1 1 1 2 फंक्शन है ना, तो कोडोमेन और रेंज बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 4 इधर आके 4x, फिर 7 इधर आएगा तो प्लस 7, और फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू y। दिस y इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन जो आपको दिया था। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में फाइनल आंसर, दिस इम्प्लाई f इनवर्स x, इस y को हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखिए ना कितना आसान है इनवर्स फंक्शन निकालना, कुछ करना ही नहीं है। x को y से रिप्लेस करो, y को x से रिप्लेस करो। लेकिन अगर आप जेईई मेंस एडवांस लेवल तक जाओगे तो इसको करना बहुत बहुत मुश्किल भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी फंक्शन तुम्हारे हाथ से चढ़ जाएंगे जिसको कि आप अकेला नहीं कर पाओगे, आप अकेला नहीं कर पाओगे। उस समय भी इन्वर्स निकल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा तरीका दूसरा होगा, अंदाज दूसरा होगा। लेकिन हम लोग केवल +2 के लिए अभी पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ओनली +2। ओके, तो ये आप आंसर मिला लीजिएगा। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं। ओके।